हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज लेकर आए हैं आपके लिए लेबर लॉ फर्स्ट के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये 10 क्वेश्चन आपकी नॉलेज को बढ़ाएंगे। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रश्न नंबर फर्स्ट है, भारत में श्रम नीति के प्रमुख तत्व क्या हैं? बताइए। एक्सप्लेन व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ लेबर पॉलिसी इन इंडिया। दोस्तों, भारतीय श्रम नीति के प्रमुख अवयव भारत को परिवर्तन एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए उत्प्रेरक के रूप में तथा सामुदायिक हितों के अभिरक्षण के रूप में मान्यता देना, न्याय न दिए जाने की स्थिति में कर्मचारियों के शांतिपूर्ण ढंग से अपने विरोध को प्रकट करने के अधिकार को मान्यता देना, आपसी समझौता, सामूहिक सौदेबाजी एवं ऐच्छिक विवाचन को प्रोत्साहन देना, कमजोर पक्ष को उचित उपचार दिलाने हेतु राज्य द्वारा हस्तक्षेप विधानों का समुचित प्रवर्तन, कर्मकारों की स्थिति को ऊंचा उठाना, औद्योगिक शांति को बनाए रखने को प्राथमिकता देना, नियोजन एवं नियोजित के बीच भागीदारी को बढ़ावा देना, त्रिपक्षीय सलाह मशवरा। दोस्तों, श्रम नीति के 9 प्रमुख तत्व हैं। एलिमेंट्स ऑफ लेबर पॉलिसी के 9 प्रमुख तत्व हैं जो आप समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दूसरा है, औद्योगिक विवाद का क्या अभिप्राय है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट? आइए इसको समझते हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2 के ट औद्योगिक विवाद को बतलाती है। ऐसे विवाद से अभिप्राय नियोजकों एवं नियोजकों तथा कर्मचारियों और कर्मचारियों के बीच का कोई ऐसा विवाद या मतभेद अभिप्रेय है जो किसी व्यक्ति के नियोजित तथा अभियोजन या नियोजन के निर्बंधों टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या श्रम की शर्तों से सशक्त है। ऐसे विवाद मुख्य रूप से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की देन है। डॉक्टर राधाकृष्ण मुखर्जी के शब्दों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विकास में, जिसका मतलब है कि उत्पादन साधनों पर थोड़े से साहसियों का नियंत्रण होना, जिसने विश्व में प्रबंधन और श्रम के बीच संघर्ष की समस्या पैदा कर दिया है। औद्योगिक विकास में मुख्यतः आर्थिक, राजनैतिक तथा प्रबंध एवं व्यवस्था संबंधी 3 कारण होते हैं। व्यक्तिगत संविदा के स्थान पर सामूहिक सौदेबाजी काम में लाई जाती है। आधुनिक युग में इस प्रकार की सामूहिक मांगें ही अधिकांश विवाद का कारण होती हैं और विवाद का रूप धारण करती हैं। दोस्तों, यह था हमारा औद्योगिक विवाद का अभिप्राय। तो दोस्तों, अब देखते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नियोजक की परिभाषा लिखिए। डिफाइन एम्प्लॉयर। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 के 6 के अनुसार नियोक्ता किसी ऐसे औद्योगिक संस्थान के स्वामी को कहा जाता है जो निम्नलिखित में से एक हो। कौन? फर्स्ट क्या है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा इसके अधिकार के अधीन चलाए जाने वाले उद्योग के संदर्भ में ऐसा अधिकारी जो इस निमित्त निर्धारित किया गया हो या उस विभाग का अध्यक्ष नियोक्ता समझा जाएगा। दूसरा, यदि कोई उद्योग किसी स्थानीय प्राधिकारी या उसके अधीन संचालित किया जा रहा हो तो वहाँ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियोजक समझा जाएगा। इसके अतिरिक्त औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा किए गए उद्योग भी सम्मिलित हैं। ये हमारा क्वेश्चन था, नियोजक की परिभाषा थी। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे एम्प्लॉयर के बारे में। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। उद्योग को परिभाषित कीजिए। दोस्तों आप लेबर लॉ पढ़ रहे हैं, श्रमविद, तो आपको उद्योग के बारे में तो पता ही होना चाहिए। आइए जानते हैं उद्योग की परिभाषा क्या है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2A के अनुसार उद्योग की परिभाषा इस प्रकार है। उद्योग से अभिप्राय किसी कारोबार, व्यापार, उपक्रम, अंडरटेकिंग, निर्माण, मैन्युफैक्चर या नियोजकों की आजीविका से है और इस शब्द के अंतर्गत श्रमिक की कोई भी सेवा
नियोजन, हस्तशिल्प या औद्योगिक उपजीविका, इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन या काम भी सम्मिलित है। दोस्तों, औद्योगिक विवाद संशोधन अधिनियम 1982 द्वारा उद्योग की नई परिभाषा दी गई है, जिसके अनुसार उद्योग में अभिप्राय किसी भी सुव्यवस्थित कारोबार, व्यापार, उपक्रम, अवनिर्माण या नियोजकों की आजीविका से है, जो नियोजक एवं उसके कर्मकारों के सहयोग से, चाहे कर्मकार स्वयं नियोजित किए गए हों अथवा किसी अन्य एजेंसी द्वारा जिसमें ठेकेदार भी सम्मिलित है, माल के अथवा सेवा के उत्पादन, वितरण अथवा प्रदाय के निमित्त मानवीय इच्छाओं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से संचालित हो रही हों, तो वो उद्योग कहे जाते हैं। प्रश्न नंबर 5वां है, औसत वेतन क्या है? व्हाट इज़ द एवरेज सैलरी? दोस्तों, इससे तात्पर्य उन मजदूरियों की औसत से है जो किसी एक कर्मकार को देय होती है। इसका अर्थ मासिक भुगतान के संबंध में पूरे 3 कैलेंडर मास में देय मजदूरी का औसत, दैनिक भत्ता पाने वाले कर्मकार के लिए पूरे 12 दिनों की कार्यशील मजदूरी का औसत, साप्ताहिक भुगतान के संबंध में पूरे 4 सप्ताह में देय मजदूरी का औसत। यदि किसी कर्मकार ने पूरे 3 कैलेंडर महीना या पूरे 4 सप्ताह या 12 दिन काम कर लिया हो तो उसकी मजदूरी का औसत इसी से निकाला जाएगा, अर्थात 12 दिनों, 3 महीनों या 4 सप्ताहों में मजदूरी होगी, उसी में 12, 3, 4 का भाग देने से उसकी दैनिक, मासिक या साप्ताहिक औसत मजदूरी का पता लग जाएगा। जहाँ इस प्रकार की गणना असंभव है, वहाँ उसका औसत उन दिनों की मजदूरी से निकाला जाएगा जिन दिनों उस कर्मकार ने वास्तविक रूप से काम किया। तो दोस्तों, यह औसत वेतन के बारे में था 5वां नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, श्रम न्यायालय क्या है? व्हाट इज़ लेबर कोर्ट? औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत किसी राज्य में एक या एक से ज़्यादा श्रम न्यायालय गठित किए जा सकते हैं। इसके गठन का अधिकार राज्य सरकारों तथा केंद्रीय सरकार को समान रूप से प्राप्त है। गठन का राजपत्र में प्रकाशन किया जाता है। ऐसे श्रम न्यायालय में एक व्यक्ति को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी होने के लिए तभी योग्य माना जाएगा जबकि वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो, वह 3 वर्ष तक जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रहा हो, या उसने भारत में 7 वर्ष से अन्यून अवधि तक कोई न्यायिक पद धारण किया हो, कम से कम 5 वर्ष तक राज्य अधिनियम के तहत गठित श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी रहा हो, वह इस अधिनियम के तहत गठित श्रम अपील अधिकरण में कम से कम 2 वर्ष तक सभापति रहा हो, तो वह पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय का बन जाएगा। तो दोस्तों, ये हमारा था श्रम न्यायालय के बारे में 6ठा नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कार्य समिति क्या है? व्हाट इज़ वर्क कमेटी? धारा 3 समुचित सरकार इसके गठन का आदेश इस औद्योगिक प्रतिष्ठान के लिए देगी जहां कार्यरत कर्मकारों की संख्या 100 या इससे अधिक है। यह संख्या चालू वर्ष की हो सकती है। क्या पिछले 12 महीनों के आधार पर राष्ट्रीय श्रम आयोग ने सुझाव दिया है कि इसका गठन वहां करना उचित होगा जहां मान्यता प्राप्त संघ हो। साथ ही यूनियन तथा कार्य समिति के कार्यों में सुनिश्चित वर्गीकरण किया जाना चाहिए ताकि वे इसी प्रकार अपना काम कर सकें। शाही श्रम आयोग ने कहा कि औद्योगिक संघर्षों को रोकने तथा निपटने के लिए आंतरिक व्यवस्था में इन संस्थाओं का बहुत बड़ा महत्व तथा भूमिका है। फ्रांस, इंग्लैंड, नॉर्वे, हंगरी, इटली, डेनमार्क, पोलैंड आदि देशों में भी ऐसी समितियां कारगर रूप से काम कर रही हैं। सरकार ने औद्योगिक संबंधों के मोर्चों की समस्या को हल करने के उद्देश्य में श्रमिकों और नियोक्ताओं के प्रतिनिधित्व को मिलाकर एक स्थायी समिति गठित करने का प्रस्ताव किया है कि उस पर उद्योगपतियों के प्रतिनिधियों से बातचीत अंतिम फैसला किए जाने की आशा है। प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं, जांच न्यायालय क्या है? व्हाट इज़ कोड ऑफ इंक्वायरी? जांच न्यायालय की स्थापना की बात ब्रिटिश औद्योगिक न्यायालय अधिनियम 1918 से ली गई है, जिसमें किसी मंत्री को पक्षकारों की सहमति लिए बिना ही इसे गठित करने के आदेश देने का अधिकार प्राप्त है।
इसके गठन का उद्देश्य उन कारणों का पता लगाना तथा तथ्यों की जांच करना है जिनमें औद्योगिक विवाद उत्पन्न हुआ है और ऐसी परिस्थितियों का अध्ययन करना भी है जिनमें उभय पक्षों में कोई मान्य समझौता संभव हो सके। अतः यह समान न्यायालय नहीं है जिसका कार्य किसी विवाद में निर्णय लेना होता है। समस्या के समाधान के लिए यह न्यायालय की अपनी संस्तुतियाँ दे सकता है। समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जब किसी आवश्यकता प्रतीत हो जांच न्यायालय गठित कर सकती है। इसके अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश की चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है। प्रश्न नंबर 9 क्या है? हड़ताल से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्राइक? हड़ताल से अभिप्राय किसी उद्योग में नियोजित श्रमिकों द्वारा मिलकर काम बंद कर देने व समन्वित होकर काम स्वीकृत करने से इनकार कर देने से। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2Q के अनुसार किसी उद्योग में नियोजित कमजोर वर्ग द्वारा सामूहिक रूप से काम बंद कर देने या उनके एक वर्ग द्वारा काम बंद कर देने या उन्हें जिस कार्य में लगाया गया है उसे करने से इनकार या साधारण समझौते द्वारा निश्चित रूप से कार्य करने से इनकार कर देना को हड़ताल माना जाता है। मतलब जो उनको काम दिया गया है कर्मचारियों को, वो सब एकजुट होकर उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे, हम हड़ताल में जा रहे हैं। नंबर 10वां क्वेश्चन है, तालाबंदी से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉकआउट? औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2L में तालाबंदी परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है व्यवसाय स्थान का बंद किया जाना या कार्य को स्थगित करना अथवा किसी नियोजक द्वारा नियोजित व्यक्तियों में से किसी संख्या में व्यक्तियों के नियोजन में बने रहने से इनकार करना। तालाबंदी का सार तत्व है कि नियोजक द्वारा कर्मकार को नियोजन में रखने से इनकार करना। इसमें औद्योगिक क्रियाकलाप बंद करने का आशय नहीं होता है। कार्य स्थगित करने का आदेश भी तालाबंदी माना जाएगा। दूसरी ओर तालाबंदी का अभिप्राय है औद्योगिक क्रियाकलाप बंद किया जाना जिसके परिणाम स्वरूप कर्मकार बेकार हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तालाबंदी के बारे में था, तो आप समझ गए होंगे लॉकआउट के बारे में। दोस्तों ये 10 हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे लेबर लॉ फर्स्ट के लिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका रिवीजन कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें इस वीडियो के कमेंट में बता दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।